हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 8 यूनिट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। अब ये यूनिट को हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का वीडियो पार्ट 1 होगा, ठीक है, और हम जो रिमेनिंग पोर्शंस है वो पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अडू। ओके, सबसे पहले तो अब समझते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर है क्या। व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एक मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जो कंट्री की सेंट्रल बैंक्स होती है ना, ये कंट्री की जो मनी सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करती है। और मनी सप्लाई को इन्फ्लुएंस करने के लिए इनको इंटरेस्ट रेट को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी में मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल किया जाता है थ्रू द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री, ठीक है। देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इज द प्रोसेस थ्रू विच द सेंट्रल बैंक such as the Reserve Bank of India controls the money supply and interest rate to achieve specific economic objectives, ठीक है। तो मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है स्पेसिफिक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए। तो ये इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है क्या? देखिए, द ट्विन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर, देखिए वैसे तो कई सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, लेकिन जो 2 मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो क्या क्या है? फर्स्ट इज योर प्राइस स्टेबिलिटी, यानी कि जो चीज़ों की प्राइस है, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस है, उनको स्टेबल रखना, उनको ज़्यादा इंक्रीज होने ना देना। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव तो ये है, ठीक है। कीपिंग इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल, तो इसके लिए सेंट्रल बैंक क्या करती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है एंड इंटरेस्ट रेट को भी कंट्रोल करती है, ठीक है। एंड सेकेंड इज योर इकोनॉमिक ग्रोथ। सेकेंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि इकोनॉमी को धीरे धीरे ग्रो करने में हेल्प करना। देखिए, इंश्योरिंग स्टेडी एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक एक्सपेंशन। तो ये 2 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मॉनेटरी पॉलिसीज की। एंड ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल करने के लिए कभी कभार सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी डिक्रीज करना पड़ेगा। सिमिलरली कभी कभार इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करना पड़ेगा, कभी कभार डिक्रीज करना पड़ेगा। अब किस सिचुएशन में क्या करेंगे वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। Now, these goals are critical for maintaining a healthy and stable economy, ठीक है। देखिए, अब यहाँ पे एक याद रखने वाली बात ये है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, वो सेंट्रल बैंक चलाती है, ठीक है। देखिए, जब हमने फिस्कल पॉलिसी पढ़ा था चैप्टर 7 में, तो तब आपने पढ़ा होगा कि फिस्कल पॉलिसी कौन चलाता है, हु क्रिएट्स एंड कंट्रोल्स फिस्कल पॉलिसी। बेसिकली गवर्नमेंट का काम होता है फिस्कल पॉलिसी चलाना, ठीक है। लेकिन मॉनेटरी पॉलिसी चलाना क्या होता है? सेंट्रल बैंक, एक कंट्री की सेंट्रल बैंक, यानी कि इंडिया के केस में आरबीआई की जिम्मेवारी होती है, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ डज आरबीआई कंडक्ट मॉनेटरी पॉलिसी। द आरबीआई कंडक्ट्स मॉनेटरी पॉलिसी प्राइमरीली थ्रू 2 की मेथड्स। सो 2 मेथड्स है जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी वो चलाता है। द फर्स्ट इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशंस या फिर OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या है? देखिए, दिस इन्वॉल्व्स द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। व्हेन आरबीआई बाइज सिक्योरिटीज, इट इंजेक्ट्स मनी इनटू द इकोनॉमी, इंक्रीजिंग द मनी सप्लाई। Conversely, selling securities withdraws money from circulation, reducing the money supply। देखिए, अब इसको ना हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। अब OMO में आरबीआई क्या करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बाय या फिर सेल करता है, ठीक है। लेट्स से ये आरबीआई है, ठीक है, एंड ये मार्केट है। अब क्या होगा? लेट्स से आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट आरबीआई को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे रहा है, राइट। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट फ्री में तो नहीं देगा, इसके बदले में आरबीआई कुछ ना कुछ पैसा देगा मार्केट को, ओके। तो देखिए, जब भी आरबीआई बाय करता है यहाँ पे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो क्या हो रहा है? मार्केट में पैसा जा रहा है। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है, ठीक है, मनी सप्लाई वो इंक्रीज हो रही है। सो व्हेनेवर आरबीआई वांट्स टू इंक्रीज मनी सप्लाई, व्हाट इट डज इज इट बाइज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। सिमिलरली, लेट्स से आरबीआई को मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज करनी है, ठीक है। तो इन दैट केस आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई सेल करेगा फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट को। देखिए, लेट्स से आरबीआई सेल कर रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये मार्केट में दे रहा है और मार्केट इसके बदले में आरबीआई को कुछ पैसा देगा।
तो इस तरह से क्या होगा, मार्केट से पैसा जाएगा, आरबीआई के पास पैसा आएगा, ठीक है। तो मार्केट से जो पैसा गया है तो इसका मतलब है मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो डिक्रीज हो गई है। तो इस तरह से ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज या फिर डिक्रीज कर सकता है बाय बाइंग या फिर सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। अब किस टाइम पे बाई करेगा, किस टाइम पे सेल करेगा, वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। बेसिकली इकोनॉमी के हिसाब से करेगा कि अभी इकोनॉमी की किस सिचुएशन में, क्या मार्केट में अभी मनी सप्लाई इंक्रीज करने की जरूरत है या डिक्रीज करने की जरूरत है, तो उस हिसाब से आरबीआई करता है, ठीक है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में भी आगे। नाउ द सेकेंड मेथड थ्रू विच आरबीआई कंडक्ट्स मॉनिटरी पॉलिसी इज थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंजेस। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को चेंज करता है जिससे कि मार्केट में कितनी मनी सप्लाई होगी वो इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। देखिए, आरबीआई एडजस्ट की इंटरेस्ट रेट्स लाइक द रेपो रेट which influences the cost of borrowing for banks. Changes in this ripple through the economy, affecting borrowing cost for businesses and consumers, thereby influencing investment and spending decision. देखिए, अब अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर देता है, ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा, लोगों को बोरो करना, ठीक है, मुश्किल हो जाएगा, राइट। क्योंकि बोरो करने में अब उन्हें ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, हायर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा, बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। बोरोइंग कम यानी कि इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आरबीआई इंटरेस्ट रेट कम कर देता है तो क्या होगा, तो बोरोइंग इंक्रीज होगी, राइट। क्योंकि अब लोगों को सस्ता पड़ रहा है बोरो करना, इंटरेस्ट कम हो गई है, तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा इकोनॉमी में, तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी। एंड मनी सप्लाई इंक्रीज होगी तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो इस तरह से देखिए, इंटरेस्ट रेट को चेंज करके भी आरबीआई मनी सप्लाई को इंक्रीज या डिक्रीज करा सकता है। तो ये दोनों मेन तरीका होता है मॉनेटरी पॉलिसी चलाने का। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। नाउ बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक सिचुएशन, द आरबीआई में अडॉप्ट one of the following types of monetary policy. तो इकोनॉमिक सिचुएशन के हिसाब से आरबीआई ये दो में से एक मॉनेटरी पॉलिसी अडॉप्ट करेगा, ठीक है, एट वन टाइम। फर्स्ट इज योर एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब एक्सपेंशनरी वर्ड से ही आपने समझ लिया होगा, एक्सपेंशन यानी कि ग्रो करना, ठीक है। तो इस टाइप की मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है जब इकोनॉमी को ग्रो कराना है। देखिए, this is implemented when the economy needs a boost. The RBI increases the money supply and lowers interest rate, encouraging borrowing, spending and investment, which can help stimulate economic growth. देखिए, अब इकोनॉमी को ग्रो कराना है तो क्या करना पड़ेगा, लोगों के पास पैसा होनी चाहिए, राइट। आपको जो है वो मनी सप्लाई इंक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि मनी सप्लाई इंक्रीज अगर आप करोगे तो लोगों के पास पैसा होगा, फिर वो चीज़ों की डिमांड करेंगे, खर्च करेंगे, ठीक है। तो जिस चीज़ की फिर डिमांड होगी उस चीज़ की प्रोडक्शन भी होगी, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा, ठीक है। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो बिजनेस कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगी, ज़्यादा कैपिटल गुड्स खरीदेंगी ताकि ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर सके, है ना। तो इस तरह से देखिए, हर चीज़ में यहाँ पे ग्रोथ होती जाती है। तो ग्रोथ होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आप मनी सप्लाई को इंक्रीज करो, ठीक है। तो आरबीआई भी यही करता है, इट इंक्रीजेस मनी सप्लाई। एंड दूसरा क्या करता है, इंटरेस्ट रेट को लोअर कर देता है, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट रेट को लो करोगे तो लोग ज्यादा बोरो करेंगे, राइट। दे विल बी इंकरेज्ड इन बोरोइंग, क्योंकि बोरोइंग करना अब सस्ता हो गया, इंटरेस्ट रेट लो हो गया है ना, तो ज्यादा बोरो करेंगे। अगर बोरो करेंगे तो तभी उनके पास पैसा आएगा, वो पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेंगे, कहीं इन्वेस्ट करेंगे, जो इकोनॉमी को स्टिमुलेट करने में, ग्रो करने में हेल्प करेगी। तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या है, ठीक है। तो मेन यहाँ पे आपको याद रखने वाली बात ये है कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या दो चीज हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, देखिए, मनी सप्लाई इंक्रीज हो रही है एंड इंटरेस्ट रेट लो हो रही है। तो अगर ये दो चीजें आरबीआई करती है तो उसे हम एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा मॉनेटरी पॉलिसी होता है कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी। अब कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को स्लो करना, रोक लगाना, ठीक है, उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखिए, दिस इज यूज्ड व्हेन इन्फ्लेशन इज हाई और द इकोनॉमी इज ग्रोइंग टू क्विकली।
देखिए अगर इकोनॉमी बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है तो वो भी अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर तेज़ी से ग्रो करेगी तो इन्फ्लेशन आएगी, ठीक है, सामान महंगाई बढ़ती है, सामान की, चीज़ों की, गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस इंक्रीज होगी। लेकिन आरबीआई का एम तो ये भी है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन होने नहीं देना है। तो जब भी आरबीआई को लगेगा कि बहुत ज़्यादा हाई इन्फ्लेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा क्विकली ग्रो कर रही है इकोनॉमी, तो इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आता है। देखिए, द आरबीआई रिड्यूसेस द मनी सप्लाई एंड रेजेस इंटरेस्ट रेट, मेकिंग बोरोइंग मोर एक्सपेंसिव। दिस हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट which can cool down the economy and control inflation। देखिए इन्फ्लेशन कब होता है? जब चीज़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है ना? अगर चीज़ों की डिमांड होती है तभी तो चीज़ों की प्राइसेस हाई होती है। एंड चीज़ों की डिमांड हाई कब होती है? जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, तो तब वो डिमांड कर सकते हैं चीज़ों की, राइट? तो वो करते हैं एंड दैट्स वाई डिमांड बिकम्स हाई। तो ये हाई डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आपको अब क्या करना पड़ेगा? मनी सप्लाई को कम करना पड़ेगा। तो एक तो आरबीआई मनी सप्लाई को डायरेक्टली कम कर सकता है बाय यूजिंग ओपन मार्केट ऑपरेशन, राइट? इकोनॉमी में क्या करो आप? गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दो और पैसा ले लो इकोनॉमी से, एक तो वो तरीका। दूसरा तरीका होता है कि आप इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दो, यू रेज द इंटरेस्ट रेट, क्योंकि जब आप इंटरेस्ट रेट रेज करोगे तो बोरोइंग क्या होगा? आपके लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो लोग कम बोरो करेंगे, उनके पास मनी सप्लाई कम होगा, तो कम पैसा होगा उनके पास चीज़ों में स्पेंड करने के लिए, चीज़ों की डिमांड करने के लिए। तो इससे इकोनॉमी थोड़ा सा कूल डाउन होने में हेल्प होगा एंड इन्फ्लेशन कम होगा, ठीक है। अब जैसे ही डिमांड थोड़ा सा कम हो जाता है तो प्राइसेस फिर चीज़ों की कम होने लग जाती है ना, तो इन्फ्लेशन क्या होता है? फिर कंट्रोल में आ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आई थिंक ये पॉइंट है आपके लिए कि कब एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाना चाहिए एंड कब कॉन्ट्रैक्शनरी। आई होप आपने समझ लिया, राइट? देखिए हमने ट्विन ऑब्जेक्टिव पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी के, है ना, कि ग्रो करना है एंड इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल करना है। तो जब आरबीआई ग्रो करने का एम रखता है, ठीक है, उसको जब ग्रो करना है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी लगाएगा, और जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, तो इन दैट केस वो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लगाएगा। और एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या होता है? मनी सप्लाई इंक्रीज होता है एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? डिक्रीज होता है, लोअर होता है, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या होता है? देखिए कॉन्ट्रैक्शनरी में मनी सप्लाई रिड्यूस होता है एंड इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होता है या रेज होता है। तो यही है क्रक्स। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके, अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए दो मेन ऑब्जेक्टिव्स तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, राइट? लेकिन इसके अलावा आपकी बुक में और भी ऑब्जेक्टिव्स दी हुई है, तो चलिए उनको भी देख लेते हैं। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आर, फर्स्ट इज मेंटेनेंस ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए स्लो एंड स्टेडीली इकोनॉमी को ग्रो कराते ही रहना, तो वो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है। द सेकेंड इज इंश्योरिंग एन एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स। देखिए आपके देश के जो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज है या प्रोडक्टिव सर्विस सेक्टर्स है, उनके पास कभी भी क्रेडिट की कमी नहीं होनी चाहिए। क्रेडिट यानी कि लोन मनी, ठीक है। अगर ये लोग लोन लेना चाहे अपने बिजनेस को, प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, तो टाइमली इनके पास लोन अवेलेबल होनी चाहिए, इनकी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। तो सेकेंड तो आपका ये ऑब्जेक्टिव है। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज सस्टेनिंग अ मॉडरेट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट टू इंकरेज इन्वेस्टमेंट। देखिए अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो इंटरेस्ट रेट है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई लो नहीं होनी चाहिए, एक मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, ताकि लोग एंड बिजनेसेस इन्वेस्ट करने में क्या हो? इंकरेज हो, ठीक है। स्पेशली बिजनेसेस के बारे में यहाँ पे हम स्पेशली बात करेंगे, क्योंकि देखिए बिजनेसेस के लिए इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि वो कैपिटल गुड्स में अपना पैसा लगाए, ठीक है। अब कैपिटल गुड्स में अगर वो पैसा लगाएंगे तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, राइट? तो इकोनॉमी में प्रोडक्शन बढ़ेगी, इकोनॉमी की नेशनल इनकम बढ़ेगी। तो ये इन्वेस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए? इंटरेस्ट रेट मॉडरेट होनी चाहिए, ताकि अगर बिजनेसेस बोरो करके भी इन्वेस्ट करना चाहे तो वो भी ऑप्शन उनके पास खुला होना चाहिए, ठीक है। इतना हाई इंटरेस्ट रेट आप मत करो कि कभी भी बिजनेसेस बोरो ही ना कर पाए और कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट ही ना कर पाए, ठीक है। एंड द फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज क्रिएशन ऑफ एन एफिशिएंट मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज।
देखिए यहाँ पे ओपन मार्केट ऑपरेशंस की बात हो रही है कि ये ओपन मार्केट ऑपरेशन जो है वो एफिशिएंटली होना चाहिए। जब भी अगर गवर्नमेंट को लगे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मुझे बाई करना है तो वो प्रोसेस स्मूथली होनी चाहिए, और सेल करनी तो जब भी आरबीआई को लगे कि सेल करनी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तो वो प्रोसेस भी स्मूथली होनी चाहिए, एक एफिशिएंट मार्केट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके मेजर ऑब्जेक्टिव्स। नाउ कंसिडरेशंस ऑफ फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी have assumed greater importance in India recently on account of the increasing openness of the economy and the progressive economic and financial sector reforms. तो अभी के टाइम में इंडिया के लिए कौन से ऑब्जेक्टिव सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? दैट इज कंसिडरेशन ऑफ फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए इकोनॉमी में, एंड एक्सचेंज रेट भी स्टेबल होनी चाहिए। तो ये अभी इंडिया के लिए एक मेजर ऑब्जेक्टिव है या मेजर चैलेंज है, ये आप कह सकते हो। ठीक है, ओके, अब आते हैं आज के चैप्टर के मेन मुद्दे पे, दैट इज ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। अब ट्रांसमिशन मतलब क्या है? देखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एक्सप्लेन्स हाउ द चेंजेस मेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इट्स मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन। देखिए, अब मान लीजिए आरबीआई ने तो मॉनेटरी पॉलिसी चेंज कर दिया, ठीक है, लेट्स से मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी या फिर इंटरेस्ट रेट डिक्रीज कर दी। अब ये जो एक्शन आरबीआई ने लिया है ये इकोनॉमी को कैसे इम्पैक्ट करेगा, उसको हम कहते हैं ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए, अब हमें पता है कि अगर मनी सप्लाई इंक्रीज करोगे आप या इंटरेस्ट रेट डिक्रीज करेगी आरबीआई, तो इन दैट केस इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, राइट। ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज के अंदर आते हैं। लेकिन इकोनॉमी कब तक ग्रो करेगी या कितने एक्सटेंट तक ग्रो करेगी, कितनी जल्दी ये पॉलिसीज का इम्पैक्ट आएगा इकोनॉमी में, वो थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। ठीक है, देखिए, दिस प्रोसेस इज नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड कैन बी अनप्रेडिक्टेबल इन टर्म्स ऑफ द टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ इट्स इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। देखिए, आरबीआई का जब ग्रोथ इंटेंशन होता है तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी ले आता है, जब उसका इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का इंटेंशन होता है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आता है, राइट। लेकिन पॉलिसी लेके आने के बाद तुरंत इकोनॉमी में असर होगा जरूरी नहीं है ना। कब तक असर होगा एंड कितने एक्सटेंट तक असर होगा वो प्रेडिक्टेबल नहीं, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता, वो इकोनॉमी टू इकोनॉमी डिपेंड करता है। ठीक है, ओके। Now, in simple terms, the transmission of monetary policy happens in two stages. देखिए, अगर हम मोटा मोटी देखें, ठीक है, जनरल अगर हम देखें जनरली, तो जो ट्रांसमिशन है ना वो 2 स्टेजेस में होती है। पहले तो changes to the monetary policy affect interest rate in the economy। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है, इंटरेस्ट रेट में चेंज आती है, ठीक है। एंड द सेकेंड इफेक्ट इज changes to the interest rate affect economic activity and inflation। तो आरबीआई जब भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी चेंज करता है ना तो पहले क्या चेंज होता है, इंटरेस्ट रेट। देखिए, आरबीआई क्या करता है ना, जो लोग जो इंटरेस्ट रेट में बोरो करते हैं वो डायरेक्टली चेंज नहीं करता। देखिए, इंटरेस्ट रेट में ना कई सारे इंटरेस्ट रेट्स होते हैं, ठीक है। आरबीआई एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो उससे जो इकोनॉमी की ओवरऑल इंटरेस्ट रेट है सारी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट पे चेंज आती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन इंटरेस्ट रेट जो इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड इन्फ्लेशन है उन पे इफेक्ट आती है। ठीक है, अब कैसे कैसे आती है वो हम आगे देखेंगे। तो इन्फ्लेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे अफेक्ट होती है वो समझने के लिए हमें चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को देखना पड़ेगा। देखिए, चैनल्स होते हैं मीडियम्स थ्रू विच मॉनेटरी पॉलिसी की जो इफेक्ट है वो जनता तक ट्रांसमिट होती है, जनता तक पहुंचती है। ठीक है, द चैनल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रिफर टू द डिफरेंट वेज थ्रू विच चेंजेस इन द सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी पॉलिसी like adjusting interest rate or changing money supply influence the broader economy, affecting factors like spending, investment, inflation and overall economic growth. These channels are pathways through which the effect of monetary policy are transmitted to the real economy. So कैसे ट्रांसमिट होता है, किस पाथ के थ्रू ट्रांसमिट होता है, वो आपका चैनल्स होते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी चैनल्स हम उसे कहते हैं। ठीक है, Now,
The four main channels of monetary policy transmission are saving and investment channel, cash flow channel, asset prices and wealth channel, and the fourth is exchange rate channel. तो अब ये चारों चैनल को हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैनल फर्स्ट. ओके, अब सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल में क्या होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू जनता की जो सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट हैबिट्स है वो इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है. देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी इम्पैक्ट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय ऑल्टरिंग इंसेंटिव्स फॉर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, इन्फ्लुएंसिंग कंजम्पशन, हाउसिंग एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट. देखिए, अगर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आपकी इन्फ्लुएंस हो गई तो वो चीज़ आपकी कंजम्पशन में, हाउसिंग में एंड बिजनेस इन्वेस्टमेंट में भी असर ले आता है. तो कैसे आता है, देखिए. फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट सेविंग. लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन बैंक डिपॉजिट रिड्यूस द अपील फॉर सेविंग, इंकरेजिंग हाउसहोल्ड टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, अगर सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट रेट लो कर देती है तो उसका क्या असर होगा. जो इंटरेस्ट रेट लो होने पे लोगों को सेविंग करने का मन नहीं करेगा, क्योंकि उनके सेविंग पे जो इंटरेस्ट रेट है वो बहुत कम आएगा, राइट. सो जो अपील फॉर सेविंग है वो कम हो जाएगी एंड इंस्टेड जनता क्या करेगी, वो स्पेंड ज्यादा करना स्टार्ट करेगी. देखिए, मनी या तो आप स्पेंड करोगे या तो सेव करोगे, राइट. अब इंटरेस्ट रेट कम है तो सेव करने का आपका मन नहीं है, सो इन दैट केस आपकी जो स्पेंडिंग है, ठीक है, वो इंक्रीज होएगी एंड देखिए इट विल इंकरेज हाउस होल्ड टू स्पेंड मोर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, अब ज्यादा स्पेंड करेंगी तो क्या होगा, इकोनॉमी में एक्टिविटी ज्यादा होगी, राइट. चीजों की डिमांड ज्यादा होगी तो ये ग्रो करने में हेल्प करेगा इकोनॉमी को. ओके, नाउ हाउस होल्ड बोरोइंग. देखिए, लोअर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स मेक बोरोइंग चीपर, prompting households to take out loans for purchases like housing, increasing demand for such assets. देखिए, लो इंटरेस्ट होने पे आपको सेव करने का मन नहीं करेगा, एक तो ये पॉइंट था, राइट. सिमिलरली लो इंटरेस्ट रेट होने पे क्या होगा, आपको बोरो करने का मन करेगा, क्योंकि बोरोइंग चीपर हो गई, आपको कम इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है बोरो करने में, राइट. तो जनता जब कुछ वो बड़े एसेट्स परचेज करना चाहती है, जैसे कि घर, गाड़ी, तो ये टाइम बहुत ही उनके लिए बेस्ट टाइम होता है जब इंटरेस्ट रेट लो होता है, क्योंकि इस टाइम पे वो लो इंटरेस्ट रेट पे बोरो कर सकते हैं. सो इस टाइम पे ऐसी चीज़ों की डिमांड, हाउसिंग या गाड़ी, ऐसे एसेट्स की डिमांड इंक्रीज होती है. ओके, तो अगर देखिए, अगर जो सेंट्रल बैंक है उनको ऐसे हाउसिंग की डिमांड इंक्रीज करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को लो करना पड़ेगा, ठीक है. सिमिलरली अगर उन्हें स्पेंडिंग को इंकरेज करना है तो अगेन क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को लो करना पड़ेगा, ठीक है. अब बात करते हैं बिजनेस इन्वेस्टमेंट की. देखिए, लोअर लेंडिंग रेट्स रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर बिजनेसेस, मेकिंग इट मोर अट्रैक्टिव टू इन्वेस्ट इन कैपिटल गुड्स लाइक न्यू इक्विपमेंट और बिल्डिंग. देखिए, इंटरेस्ट रेट जब लो होगा ना तो बिजनेस के लिए भी फायदा है, क्योंकि बिजनेस को भी कम रेट पे वो लोन ले सकते हैं, राइट. तो अगर वो लोन ले सकते हैं तो वो कैपिटल गुड्स में इन्वेस्ट करेंगे पैसा, नया इक्विपमेंट बनाएंगे, नए बिल्डिंग्स लेंगे, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिव एक्टिविटी इंक्रीज होगी, ठीक. एडिशनली, इंक्रीज्ड कंज्यूमर स्पेंडिंग ड्यू टू लोअर इंटरेस्ट रेट कैन बूस्ट डिमांड फॉर बिजनेसेस, गुड्स एंड सर्विसेज. देखिए, लोअर इंटरेस्ट रेट होने से क्या होती है, जो जनता है वो भी ज्यादा स्पेंड कर रही है, राइट. वो सेव कम कर रही है, स्पेंड ज्यादा कर रही है. तो स्पेंड ज्यादा कर रही है मतलब चीजों की डिमांड भी ज्यादा कर रही है, और चीज़ों की डिमांड ज़्यादा कर रही है तो वो बिजनेसेस के लिए फ़ायदा है, क्योंकि उनके गुड्स की डिमांड ज़्यादा हो रही है, राइट. तो उनकी जो देखिए उनकी जो डिमांड है वो बूस्ट हो रही है. दिस फर्दर जस्टिफाइज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एज द एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन दीज प्रोजेक्ट्स आर नाउ मोर लाइकली टू एक्सीड द बोरोइंग कॉस्ट. और अगर उनकी चीज़ों की डिमांड ज़्यादा है तो बोरो करने में ज़्यादा सेंस बनता है, क्योंकि जो इंटरेस्ट वो बोरो करते वक्त पे कर रहे हैं, ठीक है, बोरो करते वक्त जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उतना तो कस्टमर उनको रिटर्न में दे देगी, राइट. उनका सामान बिक्री होगा, उनका प्रॉफिट होगा, तो ये प्रॉफिट से वो बोरोइंग आराम से कवर कर सकते हैं. तो लो इंटरेस्ट होने पे बिजनेसेस के लिए भी ये फायदा होता है. ओके, तो देखिए, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट चैनल तो आपने समझ लिया कि कैसे जब सेंट्रल बैंक अपना इंटरेस्ट कम करता है, ठीक है, तो कैसे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को वो अफेक्ट कर रहा होता है.
Okay, now the second channel of policy transmission is your cash flow channel. देखिए कैश फ्लो चैनल हमें क्या दिखाता है कि जब आरबीआई अपना इंटरेस्ट रेट चेंज करता है तो जो जनता है उनके पास कितनी कैश अवेलेबल हो जाती है फॉर स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, वो कैसे अफेक्ट होती है वो हमें इस चैनल से पता चलता है. ठीक है, देखिए द कैश फ्लो चैनल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी shows how changes in interest rate impact the amount of money households and businesses have available to spend. For instance, देखिए, when the RBI lowers lending rates, household and businesses with existing debt, like the variable rate mortgages, have lower interest repayments. This frees up more cash for spending on goods and services. देखिए ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, राइट. अब आरबीआई ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट को कम कर दिया. तो ये जो इंडिविजुअल्स जो लोन में इंटरेस्ट पे कर रहे थे पहले, लेट्स से पहले 10% में कर रहे थे, अब 6% में कर रहे हैं, राइट. तो उनका तो इंटरेस्ट पेमेंट कम हो गया ना, तो ये जो 4% इनके पास क्या हो गया, एक्स्ट्रा कैश बच गया, राइट. तो ये जो एक्स्ट्रा कैश है ये गुड्स एंड सर्विसेज में स्पेंड करेंगे. ठीक है, तो जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट लो कर देता है तो क्या होता है, जनता के पास एक्स्ट्रा कैश बच जाता है. ठीक है, एक्स्ट्रा जो फ्री कैश है, ठीक है, इट फ्रीज अप मोर कैश जो कि वो स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज कर सकते हैं. ओके, नाउ लेकिन देखिए अब इसका दूसरा साइड भी है. एट द सेम टाइम लोअर इंटरेस्ट रेट मीन्स लेस इनकम फ्रॉम सेविंग डिपॉजिट which might lead to some household and businesses to cut back on spending. लेकिन जब इंटरेस्ट रेट लोअर होता है ना, तो जो जनता ने सेव करा होगा पैसा अपने बैंक्स में, ठीक है, तो उसमें भी तो उनको कम इंटरेस्ट आ रहा है ना. देखिए एक तो होता है कि आपने लोन लिया उस पर आप इंटरेस्ट दे रहे हो, तो वो तो आपको फायदा हो गया कम इंटरेस्ट होने से, लेकिन आपने कहीं सेव भी करा होगा, राइट. तो सेविंग में भी तो आपकी इंटरेस्ट कम आ रही है, तो इस चीज़ का आपको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है. और सम हाउस होल्ड एंड बिजनेसेस स्पेंडिंग में कट बैक भी करते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, क्योंकि जो उनके सेविंग है उनमें उनके इंटरेस्ट रेट कम आ रही है. तो देखिए ये जो दो इफेक्ट है ना, ये एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहा है. देखिए कभी कभार जो इंटरेस्ट रेट लो आप कर रहे हो ना, तो उससे हो सकता है कि स्पेंडिंग ऑन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हो, क्योंकि देखिए लोगों को क्या हो रहा है, उनके पास जो फ्री कैश है वो ज़्यादा बच रहा है, राइट, आफ्टर पेइंग इंटरेस्ट ऑन द लोन. लेकिन जो लोग सेव कर रहे हैं उनके पास कम इंटरेस्ट भी आ रहा है, तो इट कैन कट बैक ऑन द स्पेंडिंग एज वेल. देखिए while these two effects offset each other to some extent, the overall impact of a lower interest rate is usually an increase in spending in the economy, especially for those who are more constrained by the existing debt. देखिए ये जो दो इफेक्ट है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, लेकिन जनरली हमें देखने को मिलता है कि जब इंटरेस्ट रेट आप लो करते हो ना, तो इकोनॉमी में स्पेंडिंग ज़्यादा होती है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी जिन्होंने लोन ले रखा है. तो अगर आप इंटरेस्ट रेट कम कर दोगे तो उनको लोन में कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो उनके पास ज़्यादा कैश बचेगा, फ्री कैश बचेगा कि वो स्पेंड कर पाए. ओके, सो कैश फ्लो चैनल भी हमारा हो गया. Okay, now the third channel is your asset prices and wealth channel. देखिए, the asset prices and wealth channel explains how changes in interest rate impact the value of assets and in turn affect spending and borrowing. देखिए पहले बात करते हैं rising asset prices की. Lower interest rate tend to boost asset prices like housing and stocks by increasing demand for these assets. देखिए जब इंटरेस्ट रेट लो होता है तो लोग इजीली पैसा बोरो कर सकते हैं, राइट, क्योंकि उनको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो वो पैसा बोरो कर सकते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे वो हैवी एसेट्स, बिग एसेट्स जैसे कि हाउसिंग एंड स्टॉक्स की ज़्यादा डिमांड करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें जो है यूजुअली लोन से खरीदी जाती है, राइट. तो जिस टाइम पे लोन सस्ता होता है उस टाइम पे ऐसी एसेट्स की डिमांड ज़्यादा होती है, और हमें पता है जब डिमांड ज़्यादा होती है कोई भी चीज़ की तो उसकी प्राइस भी इंक्रीज होती है. अब जब हम हाउसिंग की प्राइसेस कह रहे हैं तो सिर्फ एक हाउस की तो प्राइस इंक्रीज नहीं होगी ना, ओवरऑल जो हाउसिंग मार्केट है उनकी प्राइस इंक्रीज होगी. तो ओवरऑल जो ये एसेट कैटेगरी है ना, ये पूरी की पूरी एसेट कैटेगरी की प्राइस ही इंक्रीज हो जाती है जब आप इंटरेस्ट रेट लो करोगे. ओके, अब नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ईजियर बोरोइंग. देखिए हायर एसेट प्राइसेस इंक्रीज द वैल्यू ऑफ कोलैटरल
like home equity, making it easier for household and businesses to borrow money from banks. देखिए अब यहाँ पे हमने देखा कि एसेट की प्राइसेस इंक्रीज हो गई, राइट? जैसे कि घर की प्राइस इंक्रीज हो गई. देखिए लेट्स से अब आपके पास भी घर है, आपके घर की प्राइस भी इंक्रीज होगी, है ना? अब कल को जाके अगर आपको बैंक में पैसा लेना है तो अगर आप वो हाउस को कोलैटरल के रूप में रखोगे तो आपका तो हाई वैल्यू ऑफ कोलैटरल हो गया, है ना? तो जितना कोलैटरल की वैल्यू हाई होती है बैंक आपको उतना ज़्यादा पैसा देने को तैयार होती है ना? तो बोरो मनी करने में आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाता है क्योंकि आपकी जो कोलैटरल है, राइट? कोलैटरल तो आई होप आपको पता होगा, जब भी आप बैंक से पैसे लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ एसेट्स रखना पड़ेगा बैंक के पास, गिरवी रखना पड़ेगा एज अ कोलैटरल, है ना? तो कोलैटरल की वैल्यू अगर हाई है तो हाई लोन मिलेगा क्योंकि देखिए जब बैंक लोन देता है ना तो कोलैटरल की सर्टन परसेंटेज देता है, ठीक है? कि जैसे कि 80% ऑफ कोलैटरल देगा या 70% ऑफ कोलैटरल देगा, तो हायर द कोलैटरल हायर द लोन आपको मिलेगा. ओके. इंक्रीज्ड वेल्थ एंड स्पेंडिंग. एज एसेट प्राइसेस राइज people feel wealthier, which often leads to higher spending on goods, services, and housing investment. This increase in wealth generally encourages more consumption in the economy. देखिए आप अगर आपकी कोलैटरल एसेट्स की प्राइस इंक्रीज हो रही है, ठीक है, आपके पास घर है, घर की प्राइस आपकी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी तो आप अब वेल्दी फील करोगे, राइट? आप कहोगे वाह मेरी तो संपत्ति बढ़ गई. अब आप थोड़ा डरोगे, कम डरोगे पैसा स्पेंड करने में क्योंकि आपके लिए एक बैकअप हो गया कि चलो मेरी संपत्ति की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो आज मैं इतना खर्च कर सकता हूँ, ठीक है? मेरी जो सपने थे जो मैं नहीं पूरा कर रहा था अब मैं वो पूरा कर सकता हूँ, है ना? मैं इंडल्ज कर सकता हूँ अपने आप को, जो चीज़ मुझे हमेशा से करनी मन थी, है ना? तो इस चक्कर में देखिए जब आप वेल्दी फील करते हो ना तो आप ज़्यादा कंजम्पशन करते हो इकोनॉमी में, एंड इकोनॉमी में जो कंजम्पशन एक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो देखिए हमने अभी तक देखा कि जो लोअर इंटरेस्ट रेट है ना उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा इंक्रीज हो रही है, लोगों की स्पेंडिंग हैबिट इंक्रीज हो रही है, बिजनेसेस की इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रही है, एंड एसेट की प्राइसेस भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है? ओके, अब बात करते हैं लास्ट चैनल की, दैट इज द एक्सचेंज रेट चैनल. द एक्सचेंज रेट विच इज द वैल्यू ऑफ वन करेंसी कंपेयर टू अनदर. देखिए हम दो कंट्री की करेंसीज के बीच की एक्सचेंज रेट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? अब ये जो एक्सचेंज रेट है इट अफेक्ट्स द इकोनॉमी एंड इन्फ्लेशन स्पेशली इन सेक्टर्स दैट डील विद एक्सपोर्ट्स और फेस कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स. देखिए जो सेक्टर्स एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स करते हैं उन सेक्टर्स को एक्सचेंज रेट अफेक्ट करेंगे, है ना? लेकिन ये जो एक्सचेंज रेट है इसको क्या कौन इफेक्ट करता है? इसको अफेक्ट करता है इंटरेस्ट रेट. जब आपकी जो सेंट्रल बैंक है वो अपने पॉलिसीज के थ्रू इंटरेस्ट रेट चेंज करता है ना तो एक्सचेंज रेट भी यहाँ पे चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से ये सेक्टर्स को, एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग सेक्टर्स को अफेक्ट होता है. देखिए अब कैसे इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करता है एक्सचेंज रेट को? When the Reserve Bank lowers interest rate, they become lower than rates in other countries. जब RBI इंडिया का इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो इंडिया का जो इंटरेस्ट रेट है वो बाकी कंट्रीज से कम हो जाएगा, है ना? Lower interest rate mean that investors can earn less from Indian assets compared to those in other countries. अब जो फॉरेन लोग थे जो इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे थे अपना पैसा, अब उनको कम इंटरेस्ट मिलेगा अपने पैसे में, है ना? क्योंकि आरबीआई ने लोअर कर दिया है इंटरेस्ट. तो इन दैट केस क्या होगा? एज अ रिजल्ट दे मे शिफ्ट देयर इन्वेस्टमेंट टू फॉरेन एसेट्स एंड करेंसीज, रिड्यूसिंग डिमांड फॉर इंडियन एसेट्स एंड इंडियन रुपीज. तो इस चक्कर में वो क्या करेंगे? इंडिया से अपना पैसा निकालेंगे और वो कोई और कंट्री की फॉरेन एसेट्स में लगाएंगे, फॉरेन करेंसीज में लगाएंगे, जिससे कि जो इंडियन गुड्स की डिमांड है वो कम हो जाएगी. इंडियन जो एसेट्स है उनकी डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है? विथ लोअर इंटरेस्ट रेट द वैल्यू ऑफ इंडियन रूपी टेंड टू फॉल. अब देखिए अब अगर इंडियन एसेट्स की डिमांड कम हो जाती है ना तो इंडियन रूपी की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी, एंड इंडियन रूपी क्या करेगा? इट टेंड्स टू फॉल. क्योंकि देखिए इंडियन रुपया आपको क्यों चाहिए होता है? इंडियन एसेट्स खरीदने के लिए, है ना? या फिर इंडियन गुड्स एंड सर्विसेज खरीदने के लिए. तो अगर उस चीज़ की वैल्यू डिमांड ही कम हो गई है तो इंडियन रुपी की वैल्यू भी, डिमांड भी कम हो जाएगी, एंड डिमांड कम हो जाएगी मतलब इंडियन रुपी फॉल करने लगेगा, ठीक है? दिस मेक्स फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज मोर एक्सपेंसिव इन इंडिया विच कैन लीड टू हायर इन्फ्लेशन. तो अगर इंडिया की एक्सचेंज रेट कम होगी तो क्या होगा? फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज हमारे लिए ज़्यादा महंगी हो जाएगी, राइट? तो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज के रिगार्ड हम कह सकते हैं
इन्फ्लेशन आएगा, उन चीज़ की जो वैल्यू है वो प्राइस है वो हमें महंगी लगेगी, है ना। हाउएवर इट ऑल्सो मेक्स इंडियन गुड्स cheaper for foreign buyers, boosting exports and domestic economic activity. लेकिन on the other hand, अगर हमारी जो एक्सचेंज रेट है अगर वो कम हो जाती है तो फॉरेनर्स को तो हमारी गुड्स क्या होंगे, सस्ते लगेंगे, राइट। तो सस्ते लगेंगे तो वो ज़्यादा खरीदना चाहेंगे, तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स है फिर वो बूस्ट हो जाएगी। तो इंटरेस्ट रेट कम होने से क्या होता है, देखिए हमारी जो एक्सचेंज रेट है, ठीक है, इंडिया की एक्सचेंज रेट है ये कम हो जाएगी। अगर एक्सचेंज रेट कम हो जाएगी तो इंपोर्ट्स हमारे लिए महंगी होगी, तो इंपोर्ट के चक्कर में हमें इन्फ्लेशन सहना पड़ेगा। लेकिन जो हमारी एक्सपोर्ट्स है ये भी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हमारी गुड्स सस्ती होगी तो बाहर के लोग हमारी गुड्स ज़्यादा खरीदना प्रिफर करेंगे, ठीक है। तो ये था फोर्थ चैनल। तो देखिए चारों चैनल हमने पढ़ लिया कि कैसे आप जब इंटरेस्ट रेट लो करोगे, जब RBI इंटरेस्ट रेट लो करेगा तो हर चैनल को कैसे अफेक्ट होता है हमने देख लिया, राइट। तो आज का वीडियो हम यहीं तक करते हैं। अब अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, जो मॉनेटरी पॉलिसी के वेरियस टूल्स होते हैं ना उनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। लेकिन बिफोर यू गो आई लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में अभी एक मैक्रो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको एडिशनल क्वेश्चंस मिलेगा फॉर चैप्टर 6 टू चैप्टर 10 ऑफ CA फाउंडेशन बिजनेस। देखिए हमें पता है कि मैक्रो की क्वेश्चंस आपके स्टडी मटेरियल में बहुत कम है, राइट। तो ऑब्वियसली आपको एडिशनल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत है, तो इसीलिए ये टेस्ट सीरीज बनाई गई है। देखिए यहाँ पे आपको टोटल में 15 टेस्ट मिलेगा, तो ईच यूनिट के लिए एक टेस्ट है और हर पर्टिकुलर एक यूनिट में आपको एक टेस्ट में आपको 50 to 60 एडिशनल क्वेश्चंस मिलेंगे। तो इससे क्या होगा ना, वो चैप्टर की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी, ठीक है। और मैंने कोशिश की है कि मैं एक एक टॉपिक को कवर करूँ और सारे टॉपिक्स में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो बनाऊं, जिससे कि आपको ओवरऑल वो चैप्टर की क्लैरिटी मिल जाएगी और आपको वो चैप्टर में फिर कॉन्फिडेंस भी हाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे टोटल 800 से भी ज्यादा क्वेश्चन है ओवरऑल ये टेस्ट में, और सिर्फ क्वेश्चंस एंड आंसर्स ही नहीं बट एक्सप्लेनेशन भी है। सारे क्वेश्चंस के यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बहुत ही एक सेल्फ प्रैक्टिस के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप सेल्फ सफिशिएंट हो जाओगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे, राइट। और आंसर अगर आपका गलत हो गया तो खुद से एक्सप्लेनेशन भी पढ़ सकते हो। तो ये आपको ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हेल्प करेगी सेल्फ स्टडी करने में। और देखिए अवेलेबल भी काफी नॉमिनल रेट में है, सिर्फ ₹99 में अवेलेबल है। देखिए क्वेश्चन आंसर प्लस एक्सप्लेनेशन सारे अवेलेबल है एट जस्ट ₹99। सो आई होप आप इसका फायदा उठाओगे और आपने मैक्रो की जो कॉन्फिडेंस है या जो अंडरस्टैंडिंग है वो आप इंक्रीज करोगे, इम्प्रूव करोगे, ओके। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियो सून। अगर आपको वीडियो में जो कॉन्सेप्ट समझाई गई है वो अभी भी उसमें डाउट है तो आप कमेंट करके भी हमें पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे भी बच्चे अपने डाउट्स पूछते हैं एंड आई ट्राई टू रिजॉल्व देम, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।